ठीक है, तो यहाँ पर इस बार जो है लोकल होता हुआ राष्ट्रीय चुनाव है, लेकिन लोकल मुद्दे यहाँ किस तरह से हावी हैं। ऐसे में राजीव, यानी असल लड़ाई तो अब शुरू होगी। छठे चरण और सातवें चरण, मतलब ये कहा जाए जो आखिरी के ये 3 चरण थे, ये हैं बेहद निर्णायक, ये साबित होने वाले हैं। यानी 5वां चरण हमने कल देख लिया है। वोटर टर्नआउट भी हमने देखा इस बार भी पिछले चुनाव के मुकाबले कम ही रहा। और क्योंकि आप कल रायबरेली, आप अमेठी में कल मौजूद थे, रायबरेली के भी आप समीकरण को अच्छी तरह से आपने वहां जाना है, आपने वहां का भी माहौल दर्शकों के सामने रखा है। वहां की साइलेंस, वहां का जो वोटर्स का मौन होना, वो क्या दिखा रहा है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। साथ ही अगला ये छठा 7वां चरण, ये कितना अहम होगा। महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो चुका है, वहां एक बार फिर से वोटर टर्नआउट बेहद कम रहा। तो ऐसे में अब आगे की राजनीति, स्विंग स्टेट्स, यूपी है, बिहार है, ये क्या कहती है। और फिर दिल्ली, हरियाणा और उसके बाद हिमाचल, यहां पर तो सभी सीटों पर मतदान बाकी है, जहां पर 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। बिल्कुल। देखिए, पहले मैं बता दूं कि यूपी के 5वें चरण में जिन सीटों पर मतदान था, उसमें एक सीट छोड़ के बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं। अब वो बात 5वें चरण के चुनाव के बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा 5वें चरण में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने रायबरेली अमेठी का जिक्र किया, तो रायबरेली और लखनऊ 2 सीट ऐसी हैं 5वें चरण में जिनका नतीजा आप तय मानिए किसके पक्ष में आएगा। वो तय है कि वहां से जीत राजनाथ सिंह की और राहुल गांधी की होगी। अब नतीजे का अंतर कितना होगा, जीत का अंतर, मार्जिन कितना होगा, ये देखने वाली बात है। सोनिया गांधी से ज्यादा वोट राहुल गांधी को मिलते हैं और राजनाथ सिंह अपने रिकॉर्ड को और बेटर करते हैं या वोट मार्जिन कम होता है। इन 2 सीटों पर मुझे कोई शंका दिखाई नहीं देती। जहां तक बाकी सीटों का सवाल है, अमेठी बहुत टफ फाइट वाली सीट रही है और ये प्रेडिक्ट कर पाना कि किधर पड़ना भारी रहा, ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। वो 4 जून को ही पता चलेगा। इतना मैं कह सकता हूं कि वहां से के.एल. शर्मा भी जीत सकते हैं और स्मृति ईरानी भी जीत सकती है। और जहां 5वें चरण के बाद अब छठे 7वें चरण का चुनावी समर और कठिन होने वाला है दोनों पक्षों के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले चरण से लेकर के और अंतिम चरण तक मैं पूरे उत्तर प्रदेश में रहा हूं। शुरुआती दौर में चुनाव जैसा था अब वैसा नहीं रहा, पहली बात ये। दूसरी बात, कई बार उत्तर प्रदेश में मुझे ये लगता है कि सीटें कम होंगी या भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का अंतर था वो कम होगा। अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो बहुत सारी 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम अंतर से 2019 में जीती थी। लेकिन आप ये भी समझिए कि उत्तर प्रदेश की सियासी असलियत यह है कि कागजों पर और समीकरण के हिसाब से सपा बसपा से मजबूत गठबंधन सपा और कांग्रेस का कतई नहीं हो सकता। सपा और बसपा बहुत मजबूत गठबंधन के साथ लड़े, तब वो 15 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। तो क्या सपा और कांग्रेस गठबंधन, क्योंकि बीएसपी का इस चुनाव में कमोबेश वही रोल दिखाई दे रहा है जो 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में था। तो बीएसपी तो मैं कोई एक सीट ऐसी मुझे दिखाई नहीं देती है जिसमें बीएसपी डायरेक्ट फाइट में हो। कहीं कहीं उन्होंने ट्रायंगुलर तो किया है, लेकिन डायरेक्ट फाइट में फर्स्ट या सेकंड आ जाए, ऐसी कोई सीट अभी मुझे 80 लोकसभा अभी तक जहां तक चुनाव हुए, हालांकि अभी जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वो बीएसपी के अच्छे प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। तो एक फैक्टर तो ये है। तो एक बात ये समझ में आती है कि चुनाव धीरे धीरे, जैसा ये कहा जा रहा था बहुत पहले से कि विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आमने सामने की टक्कर हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, खास करके उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप देखिए, बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए,
हिमाचल में देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस सारे राज्यों में आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी एक तरफ और विपक्ष का कैंडिडेट एक तरफ। ये स्थिति जब आती है तो उसमें प्रेडिक्शन करना और भी मुश्किल हो जाता है। जो हमारे सहयोगी ऋषिकेश कह रहे थे, मैं उनकी इस बात से 100% सक्षम हूं कि कोई सहमत हूं कि कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा, न धारा 370 की कहीं कोई चर्चा है। मैं इस वक्त, अभी तो मैं यात्रा में हूं, लखनऊ से पूर्वांचल की तरफ जा रहा हूं, एक्सप्रेसवे पर रुक गया एक जगह जब कार्यक्रम आपका टाइम हुआ। ये 50 किलोमीटर के रेडियस में ही यहाँ से अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर है और वहाँ अभी दर्शन करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन इन चुनाव में आसपास के चुनावी क्षेत्रों में भी राम मंदिर की चर्चा नहीं हो रही, 370 की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ तक कि जातिगत जनगणना की भी चर्चा नहीं हो रही, अलग अलग मुद्दों पर। और एक इंटरेस्टिंग बात और इस चुनाव में बताऊं, लोग ये तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हम बनाना चाहते हैं, वो तो आ ही रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी का सांसद हमारी सीट से नहीं जीतेगा, इस सांसद को नहीं जीतने देना। वो तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सांसद यहाँ से नहीं जीतना चाहिए। और ऐसा उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर मैंने सुना। जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो भी नहीं चाहते कि बीजेपी का कैंडिडेट जीते, जबकि वो दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास, एक अपने आप में अजीबोगरीब बात है कि आप अपने स्थानीय बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो ये ऐसी भी परिस्थितियां कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने खड़ी है। और ये जैसे जैसे पूर्वांचल का चुनाव आगे आ रहा है, उसमें तो कई सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें ये स्थिति है। कौशाम्बी, जिस सीट की चर्चा उन्होंने की, राजा भैया ने ऐन वक्त पर वोटिंग के दिन अपना कार्ड खोला है। असल में हुआ यह है कि विनोद सोनकर जो बीजेपी के सांसद हैं, राजा भैया की को व्यक्तिगत अदावत एक दूसरे को इन दोनों से है। राजा भैया बहुत समय तक, उनकी जो 2 विधानसभा कौशाम्बी लोकसभा में आती है, बहुत समय तक वो 2 विधानसभाओं को उनके एक तरह से प्रभाव में रहने वाली थी। तो बहुत समय तक वो तय करते रहे कि सांसद कौन बनेगा, और जिसके ऊपर उनका वरदहस्त रहा वो सांसद रहा। लेकिन पिछले 2 चुनाव में विनोद सोनकर ने उनको इग्नोर करते हुए 2 बार चुनावी जीत हासिल की है। और उनके न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने विनोद सोनकर को एक प्रत्याशी बनाया, और इसलिए उन्होंने ऐन वक्त पर खाली 1 सीट पर अभी उन्होंने पत्ता खोला कौशाम्बी पर। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अभी प्रतापगढ़ की सीट अगले चुनाव में, अगले चरण के चुनाव में है। हालांकि प्रतापगढ़ में उनकी विधानसभा या उनके बगल की बाबागंज विधानसभा नहीं आती है, लेकिन प्रतापगढ़ में भी उनका प्रभाव है। अब उस वोटिंग के दिन वो क्या पत्ता खोलते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन मुझे उन्हीं की पार्टी के अमेठी के जिला अध्यक्ष मिले थे जिन्होंने कहा था कि राजा भैया का निर्देश है कि अमेठी में वो भाजपा के कैंडिडेट के, तो राजा भैया अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं कहीं समर्थन भी दे रहे हैं।